चलिए नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए लेखक बोल लो, इनको कवि बोल लो, सब कुछ है। नाटक भी लिखा है इन्होंने और कविताएं तो की है। इनकी मेन जो प्रसिद्धि है कामायनी। ठीक है, बाकी भी आंसू झरना लहर ये भी महत्वपूर्ण है, पर कामायनी ठीक है, जिसके 15 सर्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो महत्वपूर्ण रचना है। और आपके पाठ्यक्रम में इनमें आंसू भी लगी हुई है। ठीक है, आंसू जो है वो भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम शुरू करते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के ये त्रिस्तंभ में से एक रहे हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम प्रसाद जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे छायावाद के प्रवर्तक और श्रेष्ठ छायावादी कवि जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1889। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1889 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, वैश्य परिवार ये सब छोड़ दो, कविता के प्रति इनकी रुचि थी। ठीक है, अनेक कवियों का सानिध्य मिला, इनसे अपने को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये पहले ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, बाद में खड़ी बोली में, पहले ये किस में लिखते थे? ब्रजभाषा में लिखते थे। ठीक है, अपने जीवन संघर्षों, आत्मीजनों से बिछुड़ना, अर्थाभाव और पत्नी वियोग आदि जो कष्टपूर्ण समय था उनका, उसको झेलते हुए इन्होंने हिंदी जगत को काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। ठीक है, अत्यधिक श्रम और क्षय रोग के कारण इनका निधन हो गया था 1937 में। मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के प्रवर्तक भी जाने जाते हैं। भाई छायावाद का प्रवर्तन किया है ना। ठीक है, वो इससे अपने ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है। ठीक है, कामायनी जो मेन है, ये हमारी अमर कृति जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल एक रचना के बारे में बताया था, इस पे भी कामायनी पे भी इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये बहुत मतलब उस समय पे बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, आज तो खैर अब वो शायद दिया भी नहीं जाता है और इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस समय पे थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक उस समय पे थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, अब कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियां और विशेषताओं के दर्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा है। ठीक है, प्रेम सौंदर्य मतलब कामायनी का प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, गीतात्मकता। ठीक है, ये काव्य भाषा इनने सब कुछ की है। ठीक है, हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन भी करवाया है। ठीक है, किया नहीं है, खुद ने करवाया, उससे अपने ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। प्रमुख रचनाओं की बात अगर हम कर लें, ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात करें काव्य संग्रह की, तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ कृति यही है। ठीक है, विश्व साहित्य इसमें मनु श्रद्धा और लड़ा के माध्यम से मानव को हृदय बुद्धि और उसका समन्वय का संदेश दिया है। ठीक है, कामायनी 15 सर्ग हैं। ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस पर हम बहुत फास्ट बात करेंगे, जल्दी। ठीक है, क्या बताया था इनका याद करने का? चिंता, आशा, फिर श्रद्धा आएगी, फिर काम वासना, लज्जा है, फिर कर्म, ईर्षा और एड़ा हो जाएगा, फिर स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, शांति हो गई, फिर दर्शन, रहस्य और आनंद की प्राप्ति अंत में। ठीक है, तो आनंद अंतिम सर्ग है और पहला सर्ग है चिंता। ठीक है, आपके इसमें श्रद्धा है, लज्जा है और एड़ा है, मतलब आपके उसमें जो है 3 है, 6 है और 9 है। ठीक है, 3, 6 और 9 है, जो इस सेट वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है नेट वाले, उनके पाठ्यक्रम में है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 3 और उसका आपका एक और सर्ग बचा है। ठीक है, यहाँ आपका किसमें हो जाएगा? चिंता, श्रद्धा और एड़ा है ना, मतलब लज्जा नहीं है ये आपके। ठीक है, सहायक प्राध्यापक में सिर्फ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक जीवन को सुखी बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। दार्शनिक प्रभावती हमने पढ़ा, शैव दर्शन जो है उसके अंतर्गत प्रतिभिज्ञा दर्शन का इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शैव दर्शन है और शैव में भी कौन सा है? प्रतिभिज्ञा दर्शन का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कामायनी प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द प्रतिभिज्ञा दर्शन के शब्द हैं। ठीक है, प्रसाद जी की निपुणता रही है, उन्होंने दर्शन के नौरस शुष्क विचारों को भाव एवं कल्पना के योग से सरस और सर्वजन सुलभ बना दिया है। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ से कोई अपने को दिक्कत नहीं है। इस कृति में आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने हृदय और बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इन सब की भी समरसता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, जो मनु है वो जल प्लावन की घटना से देव जाति के विनाश के कारण विचार करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव जाति अहंकार, अकर्मण्यता, भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई है।
ठीक है, ये उसका निष्कर्ष निकालता है मनु कि यार देव जाति का आखिर विनाश क्यों हुआ। ठीक है, अगला इनका काव्य आता है आंसू। ठीक है, जो आपकी रचना है विरह विशुद्ध मतलब ये विरह काव्य है। ठीक है, इसमें अनुभूति और कल्पना प्रधान है, कवि की भावुकता इस काव्य में मिली है। मतलब आपको ये विरह काव्य नाम से ही पता चल रहा है आंसू है, तो आंसू तो भाई हंसी में तो है नहीं है। ठीक है, दुख वाले ही आंसू हैं ये, है ना। कौन से हैं? दुख वाले आंसू है, तो इनमें अपना विरह काव्य है। ठीक है, फिर झरना है, इसमें प्रेम सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये कविता कौन सी है? छायावादी कविताओं का संग्रह आपको झरना में देखने को मिलता है। फिर आता है लहर, इस कृति में भागवत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह एक मुक्तक रचना है। ठीक है, लहर क्या है? एक मुक्तक रचना है। ठीक है, झरना में क्या है? छायावादी कविताओं का संकलन है। आंसू क्या है? विरह काव्य, कामायनी की हमने बात कर ली। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो हमारे जो प्रसाद जी थे उन्होंने त्रिधारा, ठीक है, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पत्रक, ये आपकी रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, उसके बाद महाराणा का महत्व, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास आदि कृतियों की रचना इन्होंने की है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको लाइव क्लास में बता दिया कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है ये मैंने उस दिन आपको क्लास में लाइव क्लास में बता दिया, तो इन पर हम दोबारा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम आते हैं आंसू कविता पर। ठीक है, हम कौन सी कविता पर आते हैं? हम आते हैं आंसू कविता पे, जो कि प्रसाद जी का एक विरह काव्य है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसमें मेन क्या है? ये भावुकता प्रधान है। ठीक है, और इसमें प्रेम की स्मृति की सत्यता के साथ अभिव्यक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, भावुकता है इसमें मेन है, प्रेम की स्मृति के साथ सत्यता जो है वो अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, जो मेन है वो विरह है। ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को? बस मेन याद रखना है कि मेन विरह है इसमें। ठीक है, इतनी ज़्यादा अपने को वो काम नहीं करना है। ठीक है, इतना हमें ज़्यादा उसमें नहीं डूबना है। मैंने कल भी आपको बताया था लाइव क्लास में, जो आपकी पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, जैसे शीतल ज्वाला जलती ईंधन होता द्रग जल का, यह व्यर्थ सांस चल रही चल कर करती वाह काम किसका? दब नील का। ठीक है, ये वाली पंक्ति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अभ्यर्दय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। ठीक है, ये पंक्तियाँ आपके आंसू से संबंधित है। ठीक है, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, और सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख और मन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इन पंक्तियों को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे आंसू के बारे में एक महत्वपूर्ण ये गीति काव्य है। ठीक है, क्या है ये? गीति काव्य मतलब जिसको गाया जा सकता है, जिसको गा सकते हैं वो आपकी क्या है? गीति काव्य। अब इतना याद रखना आप कि इसको यहाँ मत भूल जाना है कि ये खंड काव्य है के महाकाव्य है के चंपू काव्य है के मुक्तक है ना, ये गीति काव्य है। ठीक है, आंसू क्या है? एक गीति काव्य है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इसमें याद रखने की, यहाँ से प्रश्न आपका बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, गीति काव्य वह जगत को अपनी भावनानुसार देखता है और ग्रहण करता है। गीति काव्य में बौद्धिक जीवन की क्षमता और दार्शनिकता भी होती है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य और बढ़ जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के आंसू में ये दोनों तत्व देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बौद्धिक चिंतन और भाव प्रबलता ये आंसू में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं इसमें प्रतीक विधान भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, प्रतीक विधान भी मिलेगा, सूक्ष्म मूर्त तुलना में उपमाओं के द्वारा स्थूल का भी चित्रण किया गया है इसी काव्य में। ठीक है, हिंदी में ये छोड़ो। अब आंसू काव्य की जो रचना है वो आनंद छंद में हुई है। ठीक है, ये छंद याद रखो, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि गा रहे हैं और गाया है मतलब छंद में रचना हुई होगी। ठीक है, तो कौन सा छंद है? तो आनंद छंद में हुई है। ठीक है, आनंद छंद में इसकी रचना हुई है। ठीक है, कौन से छंद में हुई है? आनंद में हुई है। बाकी इसमें उपमा रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा मानवीकरण इन अलंकारों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, पर आनंद छंद जो है इसमें ये मेन प्रमुख माना जाता है। भैया किस छंद में आंसू की रचना हुई है? ठीक है, तो आंसू काव्य की जो रचना है वो आनंद छंद में हुई है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। गुलाब राय जी कुछ कह रहे हैं इनके बारे में कि आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है और इस व्यक्ति दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है। यही उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, आंसू में वियोग है, संयोग की सुधि के बाद वियोग आता है। ठीक है, ये याद रखना, बस इतनी लाइन आप याद रखना, यहाँ से आप पकड़ लोगे। ठीक है, और कभी कभी इतना ही पूछा जाता है
कि आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है, किसने कहा है? तो बाबू गुलाब राय जी ये कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहे हैं? बाबू गुलाब राय जी ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसू की बात करें तो लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति देने वाली कृति है, जिसमें प्रसाद जी ने प्रिय प्रेम पर विश्वास किया और उसकी और प्रवंचना प्राप्त कर कवि ने आंसू काव्य के छोड़ दो। आंसू काव्य के कुछ पद हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो तिर रही आवृत्ति जलधि में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? तिर रही आवृत्ति जलधि में, ठीक है, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेलासी है, अंजन रेखा काली। मतलब प्रेमिकाओं की काली आंखों के सौंदर्य का ये वर्णन कर रहे हैं कि प्रिय के जो नेत्र हैं, है ना, उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? अतृप्ति के सागर में नीलम की नाव तैर रही है। ठीक है, जलधि मतलब सागर में, ठीक है, नीलम की नाव, ठीक है, कौन तैर रही है? नीलम की नाव तैर रही है। ठीक है, अब ये दोनों पंक्ति का एक साथ अर्थ आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ देखना है, जो अर्थ समझ में आ रहा है आपको शब्दों का, उनको आपको एक पंक्ति में जोड़ लेना है। ठीक है, कमी के अनुसार यहाँ क्या बता रहे हैं? आंखें सागर है, आंखों की पुतली है, नीलम की अद्भुत नाव है, जो पुतली है वो नीलम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद काला पानी बेलासी, अंजन रेखा काली। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहे हैं? नेत्रों में दिखाई देने वाली जो काजल की रेखा है वो ऐसी प्रतीत हो रही मानो जल वाले सागर के किनारे हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा? काले जल वाले सागर के किनारे हैं। ठीक है, ये जो है अंजन, ठीक है, अंजन मतलब आपका जो आप लगाते हैं ना अंजन, काजल जो लगाते हैं उसकी रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो काले पानी में ऐसी दिख रही है वो। ठीक है, ये आपका अगला। ठीक है, अंकित कर क्षितिज पटी को, तूलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। ठीक है, मतलब अब वो क्या बात कर रहे हैं? अंकित कर क्षितिज पटी को। अंकित मतलब अंकित करना, लिख लेना, उसको वो कर लेना। ठीक है, अंकित कर लेते हैं ना, चिन्हित कर लेते हैं जिसको। ठीक है, क्षितिज मतलब पता ही है आपको, क्षितिज जो हम देखते हैं ना, आकाश और धरती का मिलन जो हमें लगता है ना, कहीं कहीं अंतरिक्ष भी उसको पर्यायवाची शब्द में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उसके वर्णन कर रहे हैं कि उसके हृदय रूपी जो आकर्षण है वो बांध के घायल। कवि कह रहे हैं कि जो भी उस रूप का पान करता है वो उस रूप में अपने सौंदर्य को खो बैठता है। ठीक है, मतलब कितने ही घायल हो जाते हैं, कितने ही अपने उसको उसमें खो जाते हैं। ठीक है, उसकी आंखों की छवि उसमें, मतलब उनकी प्रिय की आंखों में उसकी छवि क्या हो जाती है? अंकित हो जाती है। ठीक है, अंकित ये वाली बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिय की छवि जो है वो आंखों में अंकित हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला है आपकी विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंस न शुभ है फिर क्यों चुभने की मुद्राएं से। ठीक है, विद्रुम सीपी संपुट में, ठीक है, मतलब प्रिय के जो होठों का रंग है वो मूंगे के समान है, दंता वाली मोतियों की तरह है। ऐसे सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है। भैया ऐसा लग रहा है कि लाल होठ से बने संपट में मोती के दाने। ठीक है, मतलब जो सीपी और मोती वाली बात करना है कि वो उसमें मोती के दाने उनको लग रहा है हंस ना सुबह है फिर क्यों ना चुभने की ऐसी मुद्रा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? सीपी और उसकी बात कर रहे हैं, मोती की बात कर रहे हैं, मूंगा। ठीक है, प्रेमिका की नाक को देख के बोल रहे हैं कि मूंगे मतलब सीप, जो सीप का मतलब जिसमें क्या होती है? मोती बनता है। ठीक है, सीप में क्या बनता है? मोती बनता है। ठीक है, सीप में क्या बनता है? मोती बनता है। उसकी बात कर रहे हैं वो कि वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हंस उनको चुग रहा है। ठीक है, फिर ये तोता किस तरह उन्हें चुगने में आया? भाई अगर मोती था तो हंस चुनने आया था ना, है हंस नहीं है। ठीक है, जबकि क्या हो रहा है? मोती और उसकी सीपी की बात कर रहे थे, उनको फिर हंस क्यों नहीं आया? ये चुगने की मुद्रा में तोता क्यों है? ठीक है, चुगने की मुद्रा में तोता क्यों हमें देख पड़ रहा है, हंस क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगली पंक्तियां, ठीक है, अगली पंक्तियां आपकी किस प्रकार है? विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख के जल में। ठीक है, जो हंसी देख के जल में, ये आपकी हो गई। ठीक है, विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले जल में। ठीक है, ये वाली बात आपकी हो गई। ठीक है, इसको आराम से आप लोग समझ लेना। ठीक है, मतलब प्रिय की मुस्कान के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि अद्भुत रास की तुलना प्रातः काल की मधुर बेला के उससे कर रहे हैं, मधु उषा के अंचल में। जो मधु है मधुर बेला है, उषा मतलब सुबह होती है, उषा काल होता है ना, अंचल मतलब आंचल में, मतलब सुबह का जो समय है, प्रातः काल की जो बेला है उसकी वो वर्णन करवा रहे हैं ना, उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मधुर बेला में कमलों से सुसज्जित कमल वन से
करते हुए बता रहे हैं वो, ठीक है, कमलों के वन से वो कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, ये पंक्तियां ये मैंने आपको कल बता ही दिया भैया, इनको आपको ऐसे ही करके चलना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप एक बार पढ़ो, बस अर्थ देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। मेन जो प्रश्न बनते हैं, जैसे हमने कहा कि आंसू क्या है भैया, एक बृह काव्य है, उसमें भी गीति काव्य है, ठीक है, उसमें भी हमने कहा हम रिवीजन कर लें, तो हमने कहा गीति काव्य है, ठीक है। आनंद छंद में ये लिखा हुआ है, ठीक है, छंद कौन सा है, आनंद छंद में लिखा हुआ है, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की कृति है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। बस इतना अपने को याद रखना है, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके पद कोई और आगे भी जो लिखे, ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति बेचती बैठी, उस बंधन में मुख बनता करुणा रहती थी ऐठी, ठीक है। ये आपकी अन्य काव्य पंक्तियाँ उसी की है, किसकी है, आपकी आंसू काव्य की, ठीक है। आंसू कविता बोल लो, काव्य बोल लो, ये बृह गीत है, ठीक है। इसका आपको इतना वर्णन है, ठीक है, कंप्लीट। अब हम चलते हैं कामायनी पर, ठीक है। कामायनी के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है। कामायनी के बारे में हमने ऊपर चर्चा क्या की, एक बार हम रिवीजन कर ले रहे हैं भैया। कामायनी जो है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति है, जिसपे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। इस कृति में कितने सर्ग है, हमने कहा इसमें 12 सर्ग है, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक है। उसके बाद कर्म, ईर्षा, संघर्ष, ठीक है, कर्म ईर्षा एड़ा, ठीक है। फिर स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद, और उसके बाद आपका क्या बचता है, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, 15 सर्ग हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बिना देखे और उसके सुना है, इसका एकमात्र कारण ये कि मैंने आपको बताया कि हमने 3-3 के टुकड़ों में बात की, ठीक है। चिंता, आशा और श्रद्धा, ठीक है, हमने 3-3 के टुकड़ों में बात की, इसलिए हमें याद है। हमने पहले 3 टुकड़े कौन से बताए, हमने कहा कि चिंता, आशा, श्रद्धा। फिर उसके बाद हम 3 नए पे गए, तो हमने कहा भैया काम, वासना, लज्जा, ठीक है। काम वासना हमने बताया था ना, काम वासना आएगी तो आपको क्या होगी, लज्जा हो रही है, ठीक है, काम वासना लज्जा, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी आ गई, काम, वासना और लज्जा, ठीक है। फिर कौन सा आता है आपका, ठीक है, फिर आपका कौन आएगा, कर्म, ईर्षा और इड़ा, ठीक है। कर्म, ईर्षा और इड़ा आ जाएगा आपका इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया है, ठीक है, कर्म, ईर्षा, इड़ा, ठीक है। कर्म, ईर्षा, इड़ा, कर्म है, ईर्षा है और इड़ा है, ईर्षा, इड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा जाएगा, अगले 3 की अगर हम बात करें तो स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद आ जाएगा, ठीक है। स्वप्न, संघर्ष, ठीक है, संघर्ष, निर्वेद, ठीक है, ये आपका निर्वेद हो गया। अगला कौन सा जाएगा आपका अंतिम, अब बचे 3 अंतिम, तो दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। दर्शन में जब हम डूबेंगे तो हमें नए नए रहस्य प्राप्त होंगे, और रहस्य जब हमें प्राप्त होंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करो खटाखट। और आप लोगों को ये वीडियो देखते हुए कमेंट जरूर करना है, मैंने कल आपको बोला था, मैं आप वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कौन कौन वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो जो श्रद्धा सर्ग है उसकी हम बात कर लें, ठीक है। उसमें क्या बताया है, ठीक है। तो मनु क्या है, मनु थोड़े से चिंतित है ना, चिंतित है किसी के प्रति, अंतर पिपासा मतलब प्यास से व्याकुल होकर, ठीक है। तभी एक नारी सामने आती है, ठीक है, तभी एक नारी उनके सामने आती है, ठीक है। और वैसे अगली पंक्ति जो आपको मिलेगी भी, अभी नोट्स में यही मिलेगी, मैं आपको यही बताऊंगा। वो बोलती है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर, विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक कणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। ये पूरी बात श्रद्धा बोलती है मनु से, ठीक है। तो वो वही है, वो व्याकुल है, किससे, अपनी विपाशा प्यास से व्याकुल है। तभी एक नारी आती है ना, ये बोल रही कि अरे संसार समुद्र के तट पर तरंगों की फेंकी हुई मणि की भांति तुम कौन हो, ठीक है। मनु का जो हृदय वो मधुर रस से भर जाता है। सामने देखते हैं तो गंधार देश के मुलायम भेड़ों के चर्म से कमी हुई एक सुंदर बालक खड़ी है। मनु ने पूछा तुम कौन हो, प्रत्युत्तर में कह रही कि मैं ललित कलाओं को सीखने की उत्सुकता बस इधर उधर घूमा करती थी, मन में कौतूहल जागृत था, मैं हृदय से सुंदर सत्य को खोज रही थी। घूमते हुए हिमगिरी पर पहुंच गई और धीरे धीरे पैर ऊपर बढ़ते गए तथा शैलमालाओं का श्रृंगार देखकर आंखें मिट गई।
ये सब के सब आप लोग पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। ये श्रद्धा और उसकी मनु की बात की चर्चा है, ठीक है। लज्जा सर्ग में क्या है, ठीक है, चांदनी रात है। मनु ने श्रद्धा को देखकर अत्यंत प्रेमपूर्ण उद्गार व्यक्त किया है। मनु के अत्यंत कोमल और आंतरिक उद्गारों से श्रद्धा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। इस सर्ग में श्रद्धा और लज्जा का आपसी वार्तालाप वर्णित मिलेगा आपको। यहाँ श्रद्धा के समर्पित भाव के बीच में अचानक कुछ भाव उपस्थित हो जाता है, उसी के मानवीय रूप को कवि ने लज्जा कहा है। इसके आने पर श्रद्धा की स्थिति बदल जाती है, वह कौतूहल में भर उसे पूछती है, फिर लज्जा उत्तर देती है, अंत में लज्जा उसे महत्वपूर्ण सीख देती है। सर्ग में पग पग पर मनोभावों को मूर्त रूप दिया गया है। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक चीज याद रखो यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें आप किसमें लज्जा वाले सर्ग में ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि श्रद्धा जब मनु के प्रति बहुत ज्यादा अपने उसमें उसके प्रेम में डूब जाना चाहती है, ठीक है, अपना सर्वस्व मनु पर निछावर कर देना चाहती है, तब लज्जा आती है, ठीक है। पर लज्जा बताती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है लज्जा, है ना, वो उसको नारी के लिए लज्जा का महत्वपूर्ण वो बताती है। भाई अगर लज्जा नहीं होगी, अगर लज्जा नहीं होगी तो फिर क्या होगी, स्त्री क्या हो जाएगी, है ना, स्त्री निडर होकर और उसके मतलब जैसे पानी की क्यारियां टूटती है उस प्रकार वो बहने लगेगी, ठीक है, उस प्रकार वो बहने लगेगी, ठीक है। इसलिए फिर उनकी दोनों की बात यहाँ पर चलती है, लज्जा और श्रद्धा के दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है। और लज्जा उनको क्या बताती है, क्या बताती है कि भाई तुम्हें कैसे रहना है, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में, अपनी सीमाओं में, अपनी लज्जा में बंधकर तुम्हें रहना है, ठीक है। इसी में वो पंक्तियां आती हैं, ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपक तल में पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये आपको यहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको वही मिलेगा, वो यही बात मिलती है कि भाई आपको सर्वस्व नौछावर करना होगा, जीवन का यही मार्ग है, तभी जीवन पर सुंदर समतल होकर अमृत स्रोत की तरह प्रवाहित होने लगेगा। यह आपका लज्जा सर्ग है, ठीक है। फिर आता है आपका एड़ा, ठीक है, एड़ा सर्ग है। एड़ा सर्ग में आपका क्या मिलेगा आपको, ठीक है, एड़ा सर्ग में आपको क्या मिलेगा, जो श्रद्धा को छोड़ने के पश्चात मनु, ठीक है, श्रद्धा को छोड़ने के पश्चात जो मनु है अपरिभाषित सुख की खोज में मन मन में भटकते हैं, ठीक है। भाई एक उजड़े नगर में वो फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, एक उजड़े नगर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां पे इनको कौन मिलती है, ये सारस्वत प्रदेश, ये याद रखना, ठीक है, किस प्रदेश का वर्णन है, तो ये सारस्वत प्रदेश का वर्णन किया गया, सरस्वती नदी बह रही है, ठीक है। वहीं उनको कौन मिलता है, उनको वहीं पे जाके इड़ा से उनकी भेंट होती है, ठीक है, इड़ा से उनकी भेंट होती है, वहीं इनको इड़ा के वो होते हैं, दर्शन होते हैं, वहीं आपको इनको इड़ा मिलती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में फिर वार्तालाप चलता है, ठीक है, एक फिर उनके बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है। यहाँ इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। तो वो मनु को फिर सांत्वना देती है कि तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपनी बुद्धि के अनुसार सारस्वत नगर को संभालना चाहिए, उसका शासन करना चाहिए, ठीक है। और उसकी वाणी सुनकर फिर क्या हो जाता है, उसकी वाणी सुनकर फिर मनु क्या करता है, अपना बुद्धि का उपयोग कर सारस्वत प्रदेश को दोबारा राज करता है, उसका पुनर्निर्माण का कार्य हाथ में लेता है और फिर से दोबारा उस उजड़े हुए राज्य को दोबारा बसाता है। यही है जयशंकर प्रसाद के किसकी, कामायनी का मेन जो सार है, जिसको हम दर्शन बोलते हैं, ठीक है। कि मन जब चला जाएगा, जैसे हमने कहा कि भैया श्रद्धा आई, ठीक है, जब श्रद्धा अपने मार्ग से थोड़ी सी भटकने लगी या अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहा उसने मनु के ऊपर, तब लज्जा आई। वो एक स्त्री को बता रही तुम्हारी क्या सीमा है, तुम्हारी क्या मर्यादा है, ठीक है। पर जब मनु उनके दुख में दुखी हुआ, मतलब जब श्रद्धा चली गई मनु को छोड़ के, फिर जब मनु दुखी हुआ तो एड़ा को किसका प्रतीक बताया गया है, कामायनी में बुद्धि का, ठीक है। एड़ा को कामायनी में किसका प्रतीक बताया गया, बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। तो वो बुद्धि आती है और मनु से कहती तुम फ्री पोकट में क्यों परेशान हो रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो बबुआ, है ना। तो वो बोलती तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्यथित क्यों हो रहे हो, वेदना में इतने पीड़ित क्यों हो, तुम्हें तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस नगर को दोबारा बसाना चाहिए, इसमें तुम्हें शासन करना चाहिए, इसका शासनकाल तुम्हारे हाथों में जाना चाहिए। तो उसी की बात सुनकर, मतलब जो अपना मनु है वो मन का प्रतीक है, तो मन को बुद्धि से समझाया जा सकता है। ये जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि मन के बहकावे में ना, सुना नहीं भजन, मन के बहकावे में ना मन राह चलत को राह भुलाए,
तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का। तो वही मनु, मन उसको बुद्धि, इड़ा, ठीक है, बुद्धि कौन, इड़ा, इड़ा उसको अपनी उससे क्या बताती है, उसको ज्ञान करवाती है, उसको समझाती है कि तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग कर सारस्वत प्रदेश को दोबारा बसाना चाहिए। इसमें एक प्रश्न बन जाता है, वो पूछ लेता है कि इड़ा ने कौन से प्रदेश को बसाने की दोबारा बात की, या कौन सा प्रदेश उजड़ चुका था, ठीक है, जहाँ किसकी मुलाकात हो रही है, इड़ा और मनु की, तो वो सारस्वत प्रदेश है जिसमें सरस्वती नदी जिसके किनारे पे बह रही है, ठीक है, क्लियर है। अब हम श्रद्धा के पद की बात कर लें, ठीक है। तो कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। मतलब श्रद्धा मनु से पूछ रही निर्जन स्थान में बैठ के, भाई तुम कौन हो। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहर ने किसी मणि को उछाल कर कहाँ फेंक दिया है, किनारे पर फेंक दिया है, तरंगों से फेंकी मणि एक, ठीक है। कैसा लग रहा है कि समुद्र के जल ने किसी मणि को कहाँ फेंक दिया है, किनारे पर फेंक दिया है। तीर है ना, ठीक है, तीर मतलब किनारा, ठीक है, तीर मतलब तीर, कूल, ये सब किनारे के पर्यायवाची है, ठीक है। भाई संसान की चम उठा है, ठीक है, प्रभा से क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। प्रभा मतलब चमक, उसकी आभा, उसका प्रकाश, उसकी धारा से क्या कर रहा है, अभिषेक, कहाँ का, निर्जन का, ठीक है, मधुर विश्रांत एकांत। ये सब के सब आपको इस प्रकार पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, इस प्रकार आपको ये पढ़ते हुए चलना है, क्लियर है, ठीक है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होना चाहिए, बस आपको एक बार देखना है, एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर आगे वही चलेगा। और देखा वह सुंदर दृश्य, ठीक है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता के समान, चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। कैसा लग रहा है वो सुंदर जो दृश्य है वो कैसा लग रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। इंद्र जाल में मतलब एक ऐसा सौंदर्य जाल में जो है फंस गए और एकटक उसे देखते रहे, ठीक है। मतलब नयन का इंद्रजाल अभिराम जो है ना, अभिराम का मतलब होता है बिना रोके, ठीक है। इंद्रजाल तो इंद्रजाल होता ही है, एक प्रतीक मान लो। नैनों का इंद्रजाल है मतलब नैनों में फंस गए, नैनों का जो है ना, नैनों की तो बात नैना जाने रे वो वाला, ठीक है। तो उस नैन के इंद्रजाल में फंस गए हैं, ठीक है। किस तरह है, ठीक है, कैसा लग रहा है वो, जैसे कि वह फूलों के समूह में कोई लता या चांदनी से लिपटा हुआ नीला मेघ हो, ठीक है। कुसुम वैभव लता के समान इसमें लिपट गया है। चंद्रिका से लिपटा कौन, घनश्याम, चंद्रिका मतलब चांदनी, लिपटा मतलब लिपटा, घनश्याम मतलब बादल, ठीक है। तो नीला बादल कोई लिपट गया हो चंद्रमा से, चंद्रिका से। हृदय की अनुकृति बाहुदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त, ठीक है। अब ये आपकी किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हृदय की, कि जो मानव शरीर जो है वो हृदय का अनुकरण कर रहा है। श्रद्धा का जो शरीर था वो लंबा था, एक लंबी काया, सिंपल सी बात आ रही। उन्मुक्त मतलब थोड़ा सा स्वच्छंद टाइप का जो रहता है उसको उन्मुक्त बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव रोक टोक कुछ नहीं, उन्मुक्त है, स्वच्छंद है। मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुशाल, ठीक है, मतलब जो पवन जो है ना, पवन, ठीक है, स्वतंत्र विचरण करने वाला जो पवन है वो ऐसा लग रहा है छोटे वृक्ष से कीड़ा कर रहा हो और उसकी सुगंध जो है वो सुशोभित हो रही हो, सौरभ संयुक्त, ठीक है, सुशोभित हो, सौरभ मतलब सुगंध, संयुक्त है, सुशोभित मतलब तुम्हें पता ही होगा सुशोभित होना मतलब उसका। तो ये आपकी उस पंक्ति का अर्थ है, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस बात का आपको होगा, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी अन्य पंक्तियां हैं, मतलब अन्य पंक्तियों से मतलब लज्जा के कुछ पद आपको मिलेंगे। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली की धूमिल पट में दीपक के सुर में दीप्ति सी, ठीक है। मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद नखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो, बेसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस को तो हल्का आंखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीत में लतिका सी, ठीक है, नीरव निशीत में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती। तो इन पंक्तियों को याद रखना, ठीक है। एक तो यहाँ से याद रख लेना, नीरव निशीत लतिका में आलिंगन पड़ती हुई, ठीक है, तुम कौन आ रही बढ़ती, ये पाली पंक्ति याद रख लेना, और एक पंक्ति यहाँ से याद रख लेना, ठीक है।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये आपका लज्जा है। इसी प्रकार आपको एड़ा जो है, ठीक है, एड़ा आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। एड़ा के भी ये हैं एड़ा के पद। किसी गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रभासा निकले जीवन विशुद्ध महासमीर, लिसांत विकल्प परमाणु पुंज अनल अनल क्षति और नीर। ठीक है, अब ये हो गई, ठीक है, अनिल और अनल। अनल का मतलब अग्नि होता है, अनिल का मतलब पवन होता है, क्षति मतलब बताई दिया, नीर मतलब पानी होता है। ठीक है, तो ये सब वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप पढ़ो, इनको समझो, व्याख्या देखो और कंप्लीट। ठीक है, व्याख्या देखो और उसके बाद अपने को ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का आंसू जिसके बारे में हमने बात की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी जिसकी हमने श्रद्धा, लज्जा और एड़ा सर्ग की बात की। ठीक है, अब बचेगा आपका किसना, अब बचेगा आपका चिंता, जो सहायक प्राध्यापक वालों के लिए है। तो चिंता की मैं आपको PDF भेज दूंगा, इस वीडियो लेक्चर को आप दोनों देख लेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम चिंता की। चिंता का मैं अलग से आपको PDF भेज दूंगा सहायक प्राध्यापक वालों को। इस वीडियो को अवश्य देखना है। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखना है, मतलब देखना ही है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोतुहाई नहीं बरतनी है, मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है। इस वीडियो को देखो। अगली वीडियो आपको फिर मिल जाएगी जिसमें हम अगली रचनाओं के साथ आएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगली रचना के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी राम की शक्ति पूजा है, जागो फिर एक बार कविता है। ठीक है, ये सब के सब आपकी दोनों के सेमेस्टर में से मतलब दोनों में सेम है। बादल राग जो है वो सहायक प्राध्यापक में अलग है, तो एक कविता फिर अलग बचेगी, तो एक कविता हम आपको फिर प्राप्त करवा देंगे। बाकी राम की शक्ति पूजा और जागो फिर एक बार, इन 2 कविताओं की वीडियो आपको हम फिर से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा जरूर उसके बीच में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। मैं आपका ज़रूर चेक करूँगा अपलोड होने के बाद कि आप लोग उस टाइम ड्यूरेशन में उसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली रचना के साथ। धन्यवाद।